दोस्तों, अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में 4 शानदार सीरीज चल रही है। एक हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज, एक हिंदी व्याकरण की सीरीज और एक डेली करंट अफेयर की सीरीज और एक शानदार सीरीज चले भारतीय राज व्यवस्था की सीरीज। तो भारतीय राज व्यवस्था की सीरीज में भाग 15 तक के वीडियो आ चुके हैं। भाग 15 में आपको बताया गया है, समझाया गया है कि मूल अधिकार की उत्पत्ति कैसे हुई, मूल अधिकार का विकास क्या हुआ, ऐतिहासिक विकास क्या रहा और भारतीय संविधान में मूल अधिकार कैसे आए, राज्य की परिभाषा क्या रही। इन सब चीजों को आपने अच्छी प्रकार से पिछले भाग 15 के वीडियो में अच्छे से समझा। मूल अधिकार मूलतः भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच उल्लिखित है, वर्णित है, लिखित है। 14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार का वर्णन किया गया है और 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 के बीच वर्णन किया गया है और शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार 29 और 30 के बीच वर्णन किया गया और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया। दोस्तों, आपके अंदर एक प्रश्न उठता होगा कि अनुच्छेद 31 कहाँ गया? 12 से लेकर 12 और 13 में क्या है कि मूल अधिकारों के संदर्भ में कुछ विशेष उपबंध है, परिभाषाएं हैं, वो दी गई हैं। राज्य की परिभाषा, कितने राज्य मानेंगे, राज्य किसे नहीं मानेंगे, वो 12-13 में उल्लिखित है और 14 से लेकर के 32 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब आपके मन में प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 30 तक तो लगातार है, 31 कहाँ गया? तो दोस्तों, 31 संपत्ति का एक मूल अधिकार था जिसे हटा करके 300 का में कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार संपत्ति का अधिकार आज मूल अधिकार के रूप में वर्णित नहीं है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली, बहुत आकर्षक होने वाली, बहुत शानदार होने वाली, बहुत मजेदार होने वाली है, वो क्लास होगी मूल अधिकार की। मूल अधिकार में समानता के अधिकार तो हम लोग एक एक करके एक एक अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। तो समानता के अधिकार को हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, अध्ययन करते हैं समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया गया है, संविधान के भाग 3 में है और ये पहला मूल अधिकार है जो क्रमबद्ध जो मूल अधिकारों का एक क्रम है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये एक पहला मूल अधिकार है, समानता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच किया गया है और ये करता क्या है, राज्य और व्यक्तियों की जो स्वेच्छाचारिता है उस पर अंकुश लगाता है, उसको रोकता है। ध्यान रखना दोस्तों, चाहे राज्य मूल अधिकारों का उल्लंघन करे या व्यक्ति करे, दोनों की स्वेच्छाचारिता को समानता का अधिकार अंकुश लगाता है, उस पर रोक लगाता है। आइए दोस्तों, हम अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, वैसे सामान्य रूप से हम समझ सकते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समता, अनुच्छेद 15 में केवल लिंग, जन्म, जाति, धर्म आदि के आधार पर, किसी भी आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता बताई गई। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, ये समता के अधिकार के अंतर्गत बताया गया। अब हम एक एक अनुच्छेद का विशेष प्रावधान है उसको हम लोग अच्छे से अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या। दोस्तों, अनुच्छेद 14 की जो प्रमुख बातें, वैसे अनुच्छेद 14 में मूलतः यही कहा गया है कि विधि के समक्ष किसी भी व्यक्ति के साथ कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अनुच्छेद 14 से जो प्रमुख प्रश्न बनने वाले हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 14 में 2 बातों का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया। एक, विधि के समक्ष समता की बात कही गई है और दूसरा, विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और दूसरा, विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता किसके संविधान से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन के
ब्रिटेन से प्रभावित विद, ब्रिटेन के में एक डायसी एक बहुत अच्छे विद्वान हुए, विद के बहुत अच्छे विद्वान हुए, उन्होंने विद के शासन की बात कही है। राजतंत्र में क्या होता, राजा की स्वेच्छाचारिता का शासन होता था, उन्होंने कहा कानून का शासन होना चाहिए, विद का शासन होना चाहिए। और विद के नज़र में प्रत्येक व्यक्ति, कानून की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति चाहे राजा हो या प्रजा हो सभी बराबर हैं, इसलिए विद की समक्ष समता की बात डायसी ने की। और उसी का व्यवहारिक प्रयोग हमारे अनुच्छेद 14 में देखने को मिलता है। एक विधियों का समान संरक्षण, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से विधियों का समान संरक्षण लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण का तात्पर्य है कि समान परिस्थितियों में समान रूप से विधि का लागू हो जाना। मतलब एक परिस्थिति में यदि किसी व्यक्ति को पर यह विधि लागू हो रही है तो उसी परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी वैसी ही विधि लागू होगी। तो विधियों का समान संरक्षण। दो और प्रश्न इसमें एक बनते हैं कि विधि के समक्ष समता नकारात्मक अवधारणा है और विधियों का समान संरक्षण सकारात्मक, ये भी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। ये नकारात्मक है और ये सकारात्मक है, सकारात्मक है। ये सकारात्मक अवधारणा, ये नकारात्मक अवधारणा, ये सकारात्मक, ये भी पूछा जाता है। एक और प्रश्न ये बनता है इस पे कि नैसर्गिक न्याय, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत किस पे निहित है? तो दोस्तों प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है वो अनुच्छेद 14 में निहित है। किस में निहित है? अनुच्छेद 14 में निहित है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। एक प्रश्न ये भी है कि वर्ग विभेद का तो निषेध करता है लेकिन वर्गीकरण की अनुमति देता है, कि मतलब संविधान कहता है कि हम वर्गीकरण कर सकें, वर्गीकरण के माध्यम से लोक कल्याणकारी चीज़ों को हम अधिकतम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए वर्गीकरण की तो अनुमति देता है लेकिन वर्ग विभेद का निषेध करता है। और यहाँ एक उल्लेखनीय बात और कही गई है कि व्यक्ति को भी अपने आप में एक वर्ग कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा। ये इसके बाद अनुच्छेद 14 के बाद देखते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 15 में क्या है। अनुच्छेद 15 के 5 भाग हैं, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) और 15(5). तो अनुच्छेद 15 है मूलतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये सभी व्यक्तियों को तो कुछ अनुच्छेद हैं जो हर किसी को नहीं प्राप्त हैं, वो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। जैसे अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30 है। ये अनुच्छेद हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, बाकी सभी अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। अब 15(1) में क्या कहा गया है? नहीं, 15(1) में यह कहा गया केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य की नज़र में सभी लोग बराबर, इन आधारों पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और 15(2) में कहा गया है कि निम्नलिखित स्थलों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, व्यक्तियों के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा दुकानों, सार्वजनिक स्थलों, भोजनालयों, होटलों और मनोरंजन स्थलों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। कुओं, तालाबों, स्नान घाट, सड़क, सार्वजनिक स्थल, समागम का मतलब जैसे मेले वगैरह होते हैं, सम्मेलन वगैरह, उन पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15(3) बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न जरूर बनते हैं। देखो अनुच्छेद 15 में यहां से प्रश्न नहीं बनते लेकिन यहां से ये 15(3), 15(4), 15(5) से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। 15(3) में क्या कहा गया है दोस्तों? 15(3) में कहा गया कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, और विशेष प्रावधान ही पेपर में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इनको आरक्षण, किस में आरक्षण ध्यान रखना है
इनको शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? शैक्षणिक संस्थाओं में। ध्यान रखना दोस्तों, शैक्षणिक संस्थाओं में 15(4) के तहत आरक्षण का प्रावधान है और 15(5) में निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा ये जोड़ा गया है 15(5), जिसमें निजी शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 16 में चलते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 16 में क्या है। हर नागरिक को प्राप्त होगा, समान रूप से उसे अवसर प्राप्त होंगे। 16(1) में यह कहा गया है कि सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे, सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। 16(2) में कहा गया है केवल धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास। ध्यान ये रखना है, अभी हम लोग 15(2) में पढ़ते थे कि राज्य जो है केवल धर्म, मूल, जाति, जन्म स्थान के आदि के आधार पर कोई भी भेद नहीं कर सकता। इसमें उद्भव और निवास के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती। और 16(3) में ये 16(2) का अपवाद है, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन 16(3) में कहा गया है कि संसद किसी स्थान विशेष की, किसी राज्य विशेष की निवास की अर्हता उस पद के लिए लागू कर सकती है। तो 16(3), 16(2) का अपवाद है। प्रश्न जो दोस्तों बनते हैं वो यहां से बनते हैं 16(4) से 16(5) से। तो 16(5) ये है। 16(4) में कहा गया है कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रावधान 16(4) में कहा गया है। देखो 15(4) में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन 16(4) में सर्विस में, सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है। 16(4) का में 77वें संविधान संशोधन 1977 को SC ST को प्रमोशन में आरक्षण की बात की गई। ध्यान रखना, प्रमोशन में आरक्षण पूछा जाए तो 16(4) है। लोक सेवाओं में, सार्वजनिक सेवाओं में, सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान पूछा जाए तो 16(4) है। और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान तो 15(4). 16(4) खा में 81वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान लाया गया कि अग्रनयन का नियम लाया गया। अग्रनयन का नियम का मतलब ये होता है कि जो विशेष, जिस वर्ग की, जिस कैटेगरी की वैकेंसी यदि नहीं भरी जाती तो उसे अगले फॉरवर्ड किए जाएंगी, उसे जनरल के रूप में नहीं, उसे अलग वर्ग के रूप में ही आगे वैकेंसी की उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। और इसी के तहत 16(4) खा के तहत ही बैकलॉग की अवधारणा, बैकलॉग वैकेंसी पहले बहुत निकला करती थी, सुनते होंगे कि इतनी बैकलॉग वैकेंसी आई। उसका यही था कि उस वर्ग विशेष के प्रतिनिधित्व नहीं हो पाते थे, इसलिए उनकी वैकेंसी बैकलॉग स्पेशल निकलती थी। 16(5) में थोड़ा धर्म के आधार पर राज्य को विभेद का अनुमति, कुछ विशेष पद होते हैं जैसे विशेष धार्मिकों के लिए, जैसे सेना में धर्म गुरु हो, तो मान लीजिए हिंदू धर्म गुरु का है तो हिंदू ही उसमें जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इस आधार पर राज्य को विभेद करने की अनुमति प्रदान करता है। दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट जो आपके प्रश्न यहाँ से बनेंगे 16(4) से 16(4) का, 16(4) खा, ध्यान रखना है यहाँ से। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 17 के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 और 18 विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। और 14 से लेकर के 18 तक के समता के अधिकार, यहाँ पे प्रश्न जरूर बनते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता दोस्तों क्या है कि भारतीय समाज में सदियों से जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप छुआछूत के रूप में देखने को मिला। और आज भी कई जगह, कई स्थानों में देखते हैं कि किसी विशेष समुदाय को लोग छूने से दूर हटते हैं, उनके साथ खाना खाने, पानी पीने आदि व्यवहार करने से दूर हटते हैं। इस प्रकार की एक मानव समाज के लिए एक कलंक है, और इस कलंक को दूर करने का प्रयास हमारे संविधान ने किया। और संविधान के भाग 3 में समता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 17 लिखा गया। अनुच्छेद 17 में ये कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया जाएगा। देखिए अस्पृश्यता आधुनिक समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है।
तो अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। ये पूछा जाता है, जबरदस्त पूछा जाता है। तो अस्पृश्यता को अंत करने के लिए अस्पृश्यता अधिनियम 1955 बनाया गया। आर्टिकल 35 में उल्लेख किया गया कि संसद अस्पृश्यता निवारण के लिए कोई कानून बना सकती। उस अनुच्छेद के आधार पर अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता का प्रतिषेध किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 18 चलते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछते हैं। 17 और 18 आसान प्रश्न होते हैं, इजी प्रश्न आते हैं, लेकिन 18 में क्या कहा गया है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियों से तात्पर्य, पहले के टाइम में क्या होता था कि राजा का बेटा बिल्कुल नालायक है, बिल्कुल कायर है, फिर भी उसको महाराज की उपाधि दी जाती थी। वो कभी एक तीतर भी नहीं मारा, बटेर भी नहीं मारा, फिर भी उसको परमवीर, महावीर, धुरंधर ऐसी उपाधियां प्रदान की जाती थी जिसके वो योग्य ही नहीं रहता था। तो अनुच्छेद 18 में ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार की उपाधियां हैं, सभी प्रकार की उपाधियों को समाप्त किया जाता है। केवल शिक्षा और सेना में उपाधियां, जैसे मेजर है, जनरल है, कर्नल है, ये उपाधियां हैं, एमफिल है, पीएचडी है, ये उपाधियां वैध होंगी। मतलब शिक्षा और शिक्षा और सेना के अलावा जितनी भी उपाधियां हैं उन सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। एक केस आया था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आपने कहा था कि शिक्षा और सेना के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधियां दी नहीं जाएंगी, लेकिन यहाँ भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये ऐसे उपाधियां दी जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि ये उपाधियां है ही नहीं, इन्हें उपाधि के अंतर्गत शामिल नहीं किया, जो उपाधि शब्द के अंतर्गत इनको शामिल नहीं किया, इसलिए भारत रत्न, पद्म विभूषण ये वैध हैं। इनको इस आधार पर इनका अंत नहीं किया जा सकता कि अनुच्छेद 18 का ये उल्लंघन करते हों। दोस्तों इस प्रकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आपने अच्छी प्रकार समझ लिया। भाग 16 है, भाग 17 नेक्स्ट भाग जो आएगा, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे तरीके से हम वीडियो को अच्छे एनालिसिस और सही सटीक विश्लेषण के आधार पर आपके सामने रखते हैं, और जिसमें गलती होने के बहुत 0% ना के बराबर संभावनाएं हम बिल्कुल पूरी मेहनत के साथ, तल्लीनता के साथ आपके लिए वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगला भाग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगला भाग है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं, जबरदस्त। दोस्तों इसको जिसने कंप्लीट कर लिया स्वतंत्रता का अधिकार, यहां से प्रश्न किसी भी कंपटीशन में, और छोटे से लेकर बड़े कंपटीशन, यूपी टेट से लेकर के आईएएस एग्जाम तक, स्वतंत्रता के अधिकार से और उसके एप्लीकेशन से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।